Good evening. Welcome to the Kaksha, in which we are taking that lecture number 3rd, which is on electric dipole in external electric field. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो इस पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे हैं वो क्या यूनिफॉर्म है या वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ी ही देर में देता हूँ। सबसे पहले मैं एक डाइपोल को जो कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखता है, मैंने केवल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट मैंने एक वर्ड यूज किया है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि वो डाइपोल, ऐसा डाइपोल जिसमें, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसमें डाइपोल मूवमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे डाइपोल मूवमेंट को हम बोलते हैं परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इफ़ इन द केस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर ये डाइपोल मूवमेंट किसी भी डाइपोल में इंड्यूस्ड होता है, अब वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, वो अभी नहीं हम बोल सकते हैं, तो ऐसे डाइपोल मूवमेंट को हम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं बोलते। तो पहला जंक्शन क्या हो गया कि डाइपोल लीजिए जिसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने प्यारे से डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं। हमने हमारे प्यारे से डाइपोल को, जिसका डाइपोल मूवमेंट परमानेंट है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, हमने दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ली हैं, जो कि एक है यूनिफॉर्म और दूसरी क्या है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे सिलेबस में नहीं आता है। लेकिन एनालिसिस के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर अब कभी ऐसा कोई बोल दे कि सर अगर यूनिफॉर्म ले लें, नॉन यूनिफॉर्म ले लें, तो हम क्या करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इस वर्ड, इस चीज़ का मतलब समझिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है वो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पे 10 न्यूटन पर कूलम का फोर्स लगा रही हो और कोई 20 न्यूटन पर कूलम का फोर्स, न्यूटन पर कूलम इज दी ऐसा यूनिट ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो 10 बड़ा होगा तो 20, यानी कि 20 का मतलब कि वहाँ पे जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। मैंने यही लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इधर देखिए, इस एरिया में 1 2 3, इस एरिया में देखिए 1 2, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इसका मतलब यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ से, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स। ये एक बात और बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज दो है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और चार्ज आपका अगर यहाँ बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गई तीर की तरह, चार्ज अपना यहाँ है, तो अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उसका अमाउंट कितना होगा, QE। Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी, फोर्स उसके अपोजिट, QE। इस केस में Q भले ही सेम है, डाइपोल में होता है कि हमारा जो चार्ज है वो सेम होता है, बट फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होने के कारण इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पे कुछ और फोर्स है, यहाँ पे कुछ और फोर्स है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल इज नॉट 0, ठीक है। जब नेट फोर्स इस पे 0 नहीं होगा तो इसकी एनालिसिस हम अलग तरीके से करेंगे।
आपको नॉन यूनिफॉर्म पे समझ आया ना कि डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये आपको समझ आया। अब आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बड़ा ही सुंदर डायग्राम बनाया है। देखिए, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, कितना लगता है, क्यू ई, जहाँ पे क्यू उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये लग गया तुम्हारा क्यू ई। नेगेटिव चार्ज पे लगता क्यू ई है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट लगता है। बोल के पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ये हो गया क्यू ई। भाई साहब एक बात बताएं, फोर्स तो इक्वल है, तो क्या जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा? यार होना तो चाहिए कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें इस फोर्स की ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें ये है, तो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। जब दो फोर्स, इक्वल अमाउंट के फोर्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं तो एफ नेट कितना होता है, ज़ीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं अपन। तो हम समझ गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखिए यहाँ भी उतनी ही होगी जितनी यहाँ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इतनी, वही की वही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी सर अपन को हो गया, समझ में आ गया सर। एफ नेट डी जीरो है, इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन तो इसमें होगा, यानी कि ये जो डायपोल है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जा रहा, ठीक है। अब जब सर इस पे दाएं बाएं नहीं जाना है तो सर हम फिर पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नई क्वांटिटी के बारे में हमको पढ़ने मिलने वाला है। जब भी अब देखिए, जैसे कि एक स्टिक लीजिए आप ज़रा, ये अपनी स्टिक है। अगर मैं इस पर एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स मैं इस पर ऐसे लगाऊं तो आपको एक समझ आ रही होगी, मन में एक फील आती है, सर अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, सर अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, सर देखिए ये कुछ ऐसे जा रहा है, सर देखिए सर, सर देखिए ऐसा कुछ ऐसे जा रहा है, सर देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे ही, इसका मतलब इसका मूवमेंट क्या सर, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसी चीज़ को आप किस पे अप्लाई कीजिए, डायपोल पे अप्लाई कीजिए। ये फोर्स ऐसा लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है हमारा क्यू ही, ये क्यू ही है तो सेम अमाउंट के, ये इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा और ये इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये इसको ऐसे ले जाएगा और ये इसको ऐसे ले जाएगा। तो देखिए इस पे एक घुमाव यानी रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल इफेक्ट आ गया, और इस रोटेशनल इफेक्ट को हम एक फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क जिसको हम बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से, इसको हम ताऊ बोलते हैं। ये फोर्स का भी बड़ा बाप है, ये ताऊ हो गया, ताऊ, ताऊ जी भाई साहब हमारे, तो ये टाउ है। अब टाउ सर आपने एक बात बताई थी, जब कोई भी फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है। तो टाउ जो मैं बताता हूँ, टाउ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्वांटिटी है? अबे सर तो दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या भाई साहब? सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसमें डायरेक्शन भी होगा और सर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ये तो बस वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन है और ये तो होता है। तो इसका पहले आप एक काम करो, आप मुझे मैग्नीट्यूड बता दो। मैंने कहा अभी हल लो। मैंने कहा लो आर एफ। आर कौन सी सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी? उन दो फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सर कैसे? सर थोड़ा समझा दो सर। देखो ये है, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एफ एफ। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये अपनी आर है, और एक एफ, जो आर एफ। हाँ सर समझ आ गया, बढ़िया आ गया, अच्छी बात है। अब सर मुझे छोटी सी बात बताएंगे? मैंने कहा हाँ सर। इसका सर डायरेक्शन और समझा देंगे क्या? मैंने कहा अब बहुत अच्छी बात आपने पूछी, डायरेक्शन। डायरेक्शन को समझने से पहले
हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है? ये दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसका आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। कैसे? जैसे अगर मैं टाउ लूँ, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो क्रॉस यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो टाउ वेक्टर के बराबर होगा। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सर इसका इसमें क्या यूज है? देखो इस पे एक टॉर्क लग रहा है, सर लग रहा है, बहुत सही बात है। सर इसमें एक फोर्स है, सर देखो एक फोर्स है, पर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है ही नहीं सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आओ लला तुम्हें दिखाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ। देखो ये अपना डायपोल मूवमेंट है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा है, कोई दिक्कत? ये देखो ध्यान से एक ट्राइंगल है। मैं सब कुछ ये जो है थोड़ा मैं साफ बनाता हूँ, एक मिनट। देखो डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन में आपको एक बात बताई थी, टू चार्जेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलरिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, विच आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। डेफिनेशन मैंने 2a की डिस्टेंस बना दी दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है सर बना दी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा था ना। देखो एक ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है अपन ने। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने वाली साइड क्या है अपनी ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड 2a। ए बी को ले लिया मैंने, ये अपनी ले लो आर, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन 2a इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये वाला फोर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई यानी कि आर मिल गया, एफ पता है, आर मिल गया। अब टॉर्क निकाल लो। टॉर्क कैसे निकाल लो? क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जब हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते हैं तो कुछ ऐसा आता है। कोई दिक्कत? अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक खासियत होती है, अगर मैं यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ? ए डॉट बी यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यानी कि स्केलर में कॉस आता है और क्रॉस में साइन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये अपना इसको सेपरेट कर लो, ये किसी को मत बताना, ये अपने जेब में रखना अभी। ठीक है, अब मैं इस पे टॉर्क लगाने वाला हूँ। टॉर्क कैसे? और मैं इससे कंपेयर करूँगा इस पे टॉर्क लगा के। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ मैग्नीट्यूड आर एफ। ठीक है सर, आर क्या है सर? 2a साइन थीटा है। ओके सर 2a साइन थीटा है। सर एफ क्या है सर? क्यू ई एफ है। तो आर एफ लगा दे के लगाया मैंने। अभी मुझे नहीं पता कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, मुझे नहीं पता, ये भी जेब में रखना है। यही तो मैंने तुमको सब समझा दिया था, जेब में रखना है इसको। अभी ये अपना ब्रह्मास्त्र है और इसके लिए डायपोल मूवमेंट इन सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रह्मास्त्र है, इसको भी जेब में रखो। कहाँ पे? जेब में। मैंने ये निकाला सर, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया सर। आपने कहा था टॉर्क जो है सर वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका बताओ सर, निकालो वेक्टर फॉर्म में निकालो आप। मैं कहा आओ बेटा निकालते हैं। मैंने बताया देखो सर साइन थीटा जो है सर मैंने पढ़ा था ये क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। हाँ सर, मैं साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। सर बचा क्या सर? अब क्या बचा सर? अब बचा है 2a क्यू ई। सर
Q इंटू टू ए, अगर सर इसको अपन ऐसे कर दें तो 2a इंटू क्यू है, ये Q इंटू टू ए सर, ये डायपोल मूवमेंट होता है सर। हाँ सर डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। सर इसको मैं P लिख सकता हूँ, लिख दो सर, PE साइन थीटा। हाँ सर लिख दिया सर, लो सर। अब सर मैंने सर आपको बताया सर, मैंने पहली लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में अपना जो डायपोल मूवमेंट है सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बताया था, वेक्टर क्वांटिटी P एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल वेक्टर क्वांटिटी है सर, दो वेक्टर क्वांटिटी। हाँ साइन थीटा। ओ सर मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की खुशबू आ रही है, क्या की खुशबू। जैसे ही मैंने खुशबू ली मुझे पता लगा अरे तो दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैं लिख दिया P क्रॉस E। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या आया, P क्रॉस E, जहाँ पे P एंड E रिस्पेक्टिवली वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक जिंदगी मस्त थी, ये आते ही हमारी ज़िंदगी में नरक हो जाता है, नरक। P क्रॉस E आ गया यार, अब इस P क्रॉस E को समझो। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर P क्रॉस E ही क्यों, E क्रॉस P क्यों नहीं। इसका डिस्कस थोड़ी देर में करते हैं, इसको साफ कर लूँ पहले फिर करते हैं। था कि वाई P क्रॉस E नॉट E क्रॉस P, क्योंकि E क्रॉस P भी चिल्ला रहा था कि मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हूँ। तो P क्रॉस E को क्यों आपने प्रायोरिटी दी, मुझे क्यों नहीं दी, रूट गया जनाब। तो मैं आपको बताता हूँ दो कारण इसके कि हमने P क्रॉस E को ही क्यों प्रायोरिटी दी। सबसे पहला सवाल मैं आपको ये पूछता हूँ कि सर E क्रॉस P या P क्रॉस E के दोनों सेम होते हैं। नेवर, नेवर। E क्रॉस P, P क्रॉस E आर नेवर बी सेम। इस लॉ को एक नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि A इंटू बी और B इंटू ए ये दोनों सेम हो, बट A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस ए। हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और सेकंड रीज़न ये है कि हमने P क्रॉस E को क्यों लिया है, इज राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो भाई साहब, अगर तुम इसको समझ गए तुम्हारा 12th के मैग्नेटिज्म निपट जाएगा, तुम्हारा 12th का ये डायपोल निपट जाएगा, डायपोल मूवमेंट निपट जाएगा, बहुत सी चीज़ निपट जाएंगी। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, सबसे पहले राइट हैंड स्क्रू रूल यानी कि राइट हैंड दाहिना हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब समझ गया। अब स्क्रू रूल का मतलब होता है, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ टाउ इज इक्वल टू E क्रॉस P। मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है यार तुम इतना रो रहे हो तो चलो तो E क्रॉस P मान लेते हैं कि E क्रॉस P मान लिया, चलो मान लिया। अब आप खुद ही सोचिए, ए फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ, तो ये किस तरफ मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा कि ऐसा मुड़ेगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो इसका जो नेट मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज आया, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। E क्रॉस P राइट हैंड स्क्रू रूल का कहने का मतलब है कि देखिए जो पहली क्वांटिटी लिखी होती है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में, पहली क्वांटिटी, इस पे हमको अपना ये पाम ऐसे लेके जाना होता है, कैसे, परपेंडिकुलर पाम लेके जाना होता है। ये अपना पाम कहलाता है ये, और ये लेके जाना है, कौन सा हिस्सा मैं बताता हूँ आपको, ये वाला P। P कहाँ है अपना, ये है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा साफ रहेगा। P पे ले, सॉरी E पे, सॉरी E अपना क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी है, तो हमको E पे लेके जाना है। E पे सर ले गए, सर ऐसे नहीं जा सकते क्या, नहीं ऐसे ही जाना है हमेशा। सर चले गए, सर चले गए, सर चले गए, चले गए, सर चले गए, सर चले गए। अब P पे जाना है, यानी कि अब हम जब उंगलियां ऐसे मोड़ेंगे, उंगलियां अपन मोड़ेंगे तो P की तरफ मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है, P की तरफ। अब मुझे एक बात बताना, जैसे ही मैं P की तरफ मोड़ूंगा और ये जो मूवमेंट है ये हमारा बताता है कि हमारा जो डाइपोल है वो किस तरफ मुड़ने वाला है।
ई ई पी पे गया, पी पे जा रहा हूँ लेकिन डायपोल मोमेंट तो इस तरफ है, डायरेक्शन गलत हो गई हमारी। अगर वहीं मैं पी क्रॉस ई लेके देखूं, पी पे गए सर पी पे जा रहे हैं सर, देखो पी पे गए सर, हाँ सर गए। अब ई पे जाओ, देखो पी पे गए, अब ई पे जाओ, ई पे पी ई गए। हमारी जो उंगलियां मुड़ रही हैं वो किसको दिखाती हैं? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल कहाँ जाने वाला है, देखो जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। हमारा ये चीज़ वेरीफाई हो गई। दैट्स वाई वी टेक टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, नॉट ई क्रॉस पी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं डायपोल मूवमेंट के ऊपर। फिर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आए, और मैं दावा करूँगा कि मैं और मेहनत करूँ और आपको और अच्छा कंटेंट ला के दूँ। और ध्यान से पढ़िए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में इक्विलिब्रियम के बारे में, कि कितने एंगल पे जाके स्टेबल होगा, कितने एंगल पे अनस्टेबल होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए व्हेन एवर आई अपलोडेड माई वीडियो। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया किसका? टाउ का। टाउ अपना है पी क्रॉस ई। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर देखेंगे इसको अपन, पी ई साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा? एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट कैसा है? परमानेंट डायपोल मूवमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ और एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम केस 1 लें, केस वन लेने से पहले मैं आपको एक डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बना दूं, जिससे आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन भी हो। देखिए हमारा केस 1 क्या है? केस 1 है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब टाउ कितना हो जाएगा? पी ई साइन थीटा होता है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती? 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? टाउ 0। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, यानी कि जो P है वो E पे ओवरलैप कर जाएगा, तो टाउ कितना रहेगा? 0। सही बात है ना? देखिए ये E हो गया और ये P हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। इस पे लगेगा QE यहाँ पे, और नेगेटिव पे लगेगा QE यहाँ पे। सेम चार्ज, सेम फोर्सेस, अपोजिट इन डायरेक्शन। F नेट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब केस 2, मुझे आप ये बताइए कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कम होगा। टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क सर, मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा सर जब थीटा जब ओ थीटा की वैल्यू हो, वो थीटा की वैल्यू जहाँ पे साइन थीटा मैक्सिमम हो। सर साइन थीटा मैक्सिमम सर मैंने पढ़ा था 10th में 90 डिग्री पे होता है सर। साइन 90 से 1 होता है। अच्छा, आपने पढ़ा था। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, दिस इज 1, so then tau max is equal to p e। टाउ मैक्स हमारा ये होगा। तो